हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वर निम्न में से कौन से हैं? तो हिंदी में मूल स्वर जो हैं वो है य, र, ल, व। बी है स, बड़ा स, षटकोण स, ह। सी है बड़ी ई, छोटी ई, ऊ, बड़ा ऊ। डी है अ, ई, ड और ऋषि। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा इसमें। अ, ई, ड और ऋषि है। ओके, करेक्ट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? ए है लोप का, बी है लाघव, सी है रेखांकन एंड डी है विवरण। तो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे हम विवरण कहते हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए है पद्माकर की, देव की, केशवदास की, चिंतामणि की। तो राइट आंसर इज सी, केशवदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? वो है ए है कंठ, ओष्ठ, तालव्य, अनुनासिक। तो राइट आंसर इज ए, कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उचित शब्द का चयन करना है। तो उचित शब्द जो है फ्रेंड वो है औद्योगिक। राइट आंसर इज डी। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो संगम शब्द में जो अशुद्धि है वो है अनुनासिक। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है ए है धर्मवीर भारती का, बी है जयशंकर प्रसाद का, सी है लक्ष्मी नारायण का लाल का, एंड डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो चंद्रगुप्त जो है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ए है निर्मल वर्मा, बी है राहुल साकित्यायन, सी है अमृतलाल वेगर, डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर बी, राहुल साकित्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभक्त रस का स्थायी भाव शोक है, विस्मय है, जुगुप्सा है, अद्भुत है। राइट आंसर इज सी, जुगुप्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? तो ए है फ्रेंड इसमें कि देखो देखो फूलों पर भौरे जो हैं भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। सी है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। डी है देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। राइट आंसर इज बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। आगे देखेंगे, धनु बाण में किस तरह का समास है? ए है तत्पुरुष, बी है बहुव्रीहि, सी है कर्मधारय, डी है द्वंद्व समास है। तो धनु बाण में जो समास है वो द्वंद्व समास है। राइट आंसर इज डी। दाहिना का तत्सम रूप क्या है? तो ए है दाक्षिण, बी है दक्षिण, सी है दक्षिणा एंड डी है दायां। तो राइट आंसर इज बी, दक्षिण। आगे नेक्स्ट, उलाहना का तत्सम रूप जो है वो है उपालंब, बी है उर्दू वतन, सी है उलूक एंड डी है उलाहन। तो राइट आंसर इज ए, उपालंब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमलक का तद्भव रूप क्या है? तो ए है आम, अनार, आंवला, अमावस। राइट आंसर इज सी है, आंवला है। आगे रातों रात शब्द में समास है। तो रातों रात शब्द में जो समास है, ए है तत्पुरुष समास, बी है द्वंद्व समास, सी है अव्ययी भाव समास, डी है कर्मधारय समास। तो रातों रात शब्द में जो समास है फ्रेंड वो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर इज सी। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है फ्रेंड ए है भूल, भू, अंग, अक्कड़। तो राइट आंसर इज डी, अक्कड़ शब्द का प्रत्यय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है? देशज है ए है सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, फटाफट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द के मेल की दृष्टि से शब्द युग्म जो है वो क्या है? वो है फ्रेंड हरिद्रा और हरिद्वार है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? तो ये लोप सूचक चिन्ह है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए है अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक और कोष्ठक। राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड, योजक चिन्ह का जो है लोप प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को हम कहते हैं। ए है तर्जनी, बी है अनामिका, सी है अंगूठा एंड डी है कनिष्ठा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, अनामिका कहते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? वो है फ्रेंड ए का। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? राम,
रण, मान, जय। राइट आंसर इस सी, मान के साथ जो है प्रयुक्त हो सकता है। आगे प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष शब्द में जो संधि है अयादी संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा, यड़ संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो वो यड़ संधि है। राइट आंसर इस बी। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। राइट आंसर इस सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी के उच्छिष्ट व्यंजन का चयन करना है। तो उच्छिष्ट व्यंजन जो है वो ढ है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। ए है अधिकरण कारक है, बी है संबंध कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, करण कारक है। आगे देखेंगे किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। तो वो हुआ है बच्चों के लिए मिठाई लाओ, के लिए मिठाई लाओ जो है वो इसमें सही प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इज ए। प्रत्यय का प्रयोग निम्न इनमें से कहाँ किया गया है? तो वो किया गया शब्दों के बाद। राइट आंसर इज बी। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में उपयुक्त अलंकार जो है वो कौन सा अलंकार है? वो उपमा अलंकार है। राइट आंसर इज डी। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो वो है आहट प्रत्यय। राइट आंसर इज डी। चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना है? तो वो है महादेवी वर्मा की। राइट आंसर इज ए। शुद्ध वाक्य है उसकी शंका का निवारण हो गया है। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है विलुप्त ज्वालामुखी। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो है फ्रेंड अबू धाबी। ओके, राइट आंसर इज ए। कार्बी एंगोलोंग पठार विस्तार जो है वो है ए हिमालय, बी है तिब्बत, सी है शान पठार, डी है प्रायद्वीपीय पठार। राइट आंसर है डी, प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखते हैं निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो हुआ है यू आकार की घाटी का। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स सबसे बड़े घाटी और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे बड़े घाटी और सबसे गहरे महासागर का नाम जो है फ्रेंड वो है इसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें वो है हिंद महासागर। ओके, राइट आंसर इज बी। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है तो वो एंडीज में अवस्थित है। ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण में बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो बेसाल्ट का उदाहरण है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद है उसे कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो अबू धाबी में पाए जाते हैं? निम्न में से रबी की फसल जो है वो है चना और गेहूँ। सिल्वी कल्चर संबंधित है, वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पैडागोजी के क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ग्राही कौशल है? ग्राही कौशल कौन सा होता है? तो ए है स्वरण एवं बोलना, स्वरण एवं पठन, बोलना एवं लिखना, विमर्श के कौशल। तो ग्राही कौशल जो होते हैं वो स्वरण एवं पठन होते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण से सही है? वो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है स्वरण, वाचन, पठन, लेखन, ध्यान देना और चिंतन एक रेखीय तरीके से विकसित होते हैं। स्वरण, वाचन और पठन पहले विकसित होते हैं उसके बाद लेखन विकसित होता है। भाषा अधिगम में लेखन उसके बाद में विकसित होने वाला कौशल है। स्वरण, वाचन, पठन और लेखन, ध्यान देना और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा कि जो वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण से जो सही है वो यह है फ्रेंड कि स्वरण, वाचन, पठन और लेखन, ध्यान देना और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है? तो पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका जो तात्पर्य है ए है पठन स्वनीम ध्वनियों के समूह और शब्द और वाक्यों से शुरू होता है। बी है पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है।
बी है पठन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को पढ़ी गई सामग्री से भिन्न भिन्न अर्थ निकालने चाहिए। एंड डी है पठन वर्णमाला के अक्षरों और पढ़ी गई सामग्री के शब्दों को डिकोड करना है। तो पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका जो तात्पर्य है फ्रेंड वो यह है कि पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5 समूह में बांटती है। वह उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है, विभिन्न पहलुओं पर लोगों का साक्षात्कार लेना है और उनकी व्याख्या करनी है, आंकड़ों के संग्रहीकरण व व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो इसे परियोजना कार्य के रूप में जाना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? तो ए है स्व कार्यालयी भाषा, मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक, शिक्षा में द्वितीय भाषा, उप कार्यालयी भाषा। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, उप कार्यालयी भाषा में स्वीकृत किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य है? तो पठन के समय का जो कार्य है वो यह है कि कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। ओके, राइट आंसर इज डी। भाषा क्या है? भाषा एक व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, व्याकरणिक व्यवस्था है, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, सामाजिक संस्था है। राइट आंसर ही ए हो जाएगा, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आगे देखते हैं, रूप फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्ययन क्या अर्जित करता है? ए है कार्यविधिक ज्ञान, बी है घोषणात्मक ज्ञान, सी है विषय वस्तु का ज्ञान, डी है वस्तु ज्ञान। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, घोषणात्मक ज्ञान को जो है वो अर्जित करता है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है? तो सही जो है फ्रेंड, आकलन शिक्षार्थी को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। एंड सेकंड है, आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है। ओके, पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में अनुशंसित करती है? तो जो अनुशंसित करती है फ्रेंड वो माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो है अनुशंसित करती है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है फ्रेंड ए है प्रामाणिक संप्रेषण के माध्यम से रूप विधान नियम प्रस्तुत करना, बी है संदर्भ में व्याकरण के प्रारंभिक नियम बताना, सी है जीवन की वास्तविक संप्रेषण स्थितियों को आधार बनाकर रूप विधान का अभ्यास करवाना, डी है व्याकरण को उनके नियम कंठस्थ करके वह ड्रिल द्वारा सीखना। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके वह ड्रिल द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा अध्यापक कहानी को अपने शब्दों में कहना किस तरह के आकलन में सहायता करता है? सटीकता, प्रभावपूर्णता, बोधगम्यता, स्मृति। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, बोधगम्यता। आगे देखते हैं, भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां जो होती हैं ए अधिगम में मदद करती हैं, अधिगम में बाधा पहुंचाती हैं, संशोधन कार्य के बोझ में वृद्धि करती हैं, शिक्षार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देती हैं। तो भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा की गई गलती अधिगम में मदद करती है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक अधिक बोलते हैं, बी है अध्यापक अधिक बोलते हैं, शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं, प्रतिभागिता असमान है, अधिक वाचाल शिक्षार्थी की सहभागिता अधिकतम है। तो एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं। राइट आंसर इज बी। भाषा अर्जन से तात्पर्य है भाषा की व्याकरण के नियमों का अधिगम और अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम, औपचारिक स्थितियों में सचेतन रूप से भाषा अधिगम, भाषा के बारे में अधिगम। तो भाषा अर्जन से जो तात्पर्य वो है अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिक्षा में बहुभाषावाद क्या है? ए है त्रिभाषा सूत्र, बी है शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थी की भाषाओं का प्रयोग, एंड सी है विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति, एंड डी है सभी शिक्षार्थियों द्वारा अनेक भाषाओं का अधिगम। तो शिक्षा में बहुभाषावाद जो है फ्रेंड वो यह है कि शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग होकर राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के अधोमुखी प्रक्रिया उपागम के रूप में जो है जाना जाता है? तो ए है अर्थ को डिकोड कर पाने की भाषिक विशेषताओं को जो है भाषिक विशेषताओं से कहीं आगे जाने की प्रक्रिया,
बी है ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक रेखीय तरीका व पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल दोनों ही शामिल है। संदर्भ और संकेत के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए मौलिक अर्थ सृजित करने की प्रक्रिया। डी है उन ध्वनियों को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई से जटिल विषय वस्तु के माध्यम से सुनी जाती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो यह हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो स्वर्ण के शिक्षण अधिगम के जो अधिगम के अधोमुखी विकास उपागम के रूप में जो जाना जाता है वो यह है उन ध्वनि को डिकोड करने की प्रक्रिया जो किसी के द्वारा सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई से जटिल विषय वस्तु के माध्यम से सुनी जाती है। राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को भोजन करने से संबंधित शब्दों को चार के समूह में ढूंढने का कार्य कर देती है और उसके बाद इन शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर प्रदर्शित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को किस रूप से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा फ्रेंड इसको विषयक थीमेटिक उपागम के रूप में। ओके, राइट आंसर इज ए। भाषा क्या है? भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा एक सामाजिक व्यवस्था है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा संप्रेषण की व्यवस्था है। तो भाषा जो है फ्रेंड वो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के अंतर्गत क्या आएगा? तो ए है फ्रेंड प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, बी है प्रथम 3 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, कक्षा 1 से कक्षा 5, कक्षा 1 से कक्षा 2। तो राइट आंसर इज ए प्रथम 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की एक विद्यार्थी एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ते समय बच्चों शब्दों में ध्वनियों के समानता के आधार पर अक्षरों को रेखांकित करती है। इस कौशल को जो कहते हैं वो ध्वनि विज्ञान कहते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ए है कोड स्विचिंग, कोड मिश्रण, कोड अंतरण, कोड बदलना। तो राइट आंसर इज ए कोड स्विचिंग के रूप में जाना जाएगा। आगे देखते हैं, सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य क्या है? तो ए है उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना, सर्वप्रथम भाषा के नियम सीखना, कंठस्थीकरण के माध्यम से भाषा सीखना, लेखन के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में। तो सीखने के जो है प्रतिफलों का उद्देश्य जो है फ्रेंड वो यह है कि उद्देश्यों के लिए भाषा के प्रयोग को सीखना। ओके, राइट आंसर इज ए। शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है बहुभाषिक शिक्षा, कक्षा में फेल न करने की नीति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद एंड त्रिभाषा सूत्र। तो उसे जो जाना जाता है फ्रेंड वो जाना जाता है त्रिभाषा सूत्र के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज डी। संरचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन से क्या आशय है? ए बहुविध विधियों के माध्यम से सतत आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, अगली कक्षा में उन्नत करने के लिए सत्र अंत वर्ष के अंत में लिखित परीक्षा, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से एक सीमा में परीक्षा। तो संरचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन जो है फ्रेंड वो यह है पोर्टफोलियो आकलन है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, तुकबंदी और गीत क्या है? ए भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश है, कंठस्थीकरण के लिए सामग्री है, मूल सीखने के लिए सामग्री है, शब्द भंडार के लिए सामग्री है। तो तुकबंदी और गीत जो है वो भाषा से परिचित करवाने के लिए भाषा निवेश है। राइट आंसर इज ए। कक्षा के 1 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थी को कहती है कि उनका जो भी मन कर रहा है वे दीवार पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं, चित्रकारी करें या लिखें। वह यहाँ किस बात के लिए प्रोत्साहन दे रही है? ए आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए, बी है मज़े और हास्य के लिए, सी है लेखन कौशल विकास के लिए, वर्णमाला के उद्देश्य के लेखक की शुरुआत के लिए। तो राइट आंसर इज ए आरंभिक साक्षरता के विकास के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थी में भारतीय भाषाओं और संस्कृत को समन्वित करना है? तो ए है एक भारत श्रेष्ठ भारत, बी है भारत भाषा संगम, सी है बहुभाषिक शिक्षा, डी है भाषा भारत। राइट आंसर इज बी हो जाएगा भाषा संगम। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कक्षा 5 की अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 6 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़ती है। शिक्षार्थियों को 2 बार इस अनुच्छेद को सुनना है और अनुच्छेद का अपनी तरह से मिलकर पुनर्लेखन करना है। जैसा सुना बिल्कुल वैसा नहीं बल्कि मिलते जुलते अर्थ में। इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो वो जाना जाएगा अनुच्छेद श्रुतलेख के रूप में जाना जाएगा। राइट आंसर इज सी। शिक्षार्थी के समग्र प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाने के लिए शिक्षार्थियों को सभी अधिगम गतिविधियों और प्रस्तुतियों का अभिलेख क्या कहलाता है? तो वो पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।